Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we're going to be learning about science chapter number 3, synthetic fibers and plastics. So, as we have already studied in the previous classes that fibers can be of two types, natural and artificial. Artificial fibers are also known as synthetic fibers. The fibers obtained from plants or animals are called natural fibers. For example, cotton, linen, wool, silk, wool and silk. Now man-made fibers are called artificial or synthetic fibers. In this chapter we will study about the synthetic fibers in detail. तो जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल. जो फाइबर्स प्लांट्स या एनिमल से लिए जाते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. जैसे कॉटन और लेनिन प्लांट से लिए रहे हैं और वुल और सिल्क एनिमल से लिए जा रहे हैं. मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स. जो मैन मेड होते हैं जिनको इंसानों ने बनाया है, आदमियों ने बनाया है, मतलब ऑब्वियस बात है यार, जानवर आके तो बनाएगा नहीं, तो जो आदमियों ने बनाया है वो आर्टिफिशियल फाइबर्स कहलाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स इन डिटेल. ओके, synthetic fibers are made Synthetic fibers are made by human beings in laboratories using chemicals. They are also called polymers. The word polymer is derived from the Greek word poly meaning many and mer meaning units or parts. अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं लैबोरेटरी में केमिकल्स का इस्तेमाल करके, तो वो पॉलीमर भी कहलाए जाते हैं. जो वर्ड पॉलीमर है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मैनी यूनिट्स या मैनी पार्ट्स. A polymer is a big molecule made up of many small molecules that join together to form long chains. अब जो एक पॉलीमर होता है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जो कि एक साथ जुड़ते हैं एक लंबी सी चेन बनाने के लिए. एक जैसे हम लोग कोई नेकलेस पहनते हैं तो उसमें जो बीड्स होते हैं वो जैसे कॉन्टिन्यूएशन में होते हैं एक लाइन में या इन प्रॉपर शेप, तो वैसे ही हमारा पॉलीमर होता है. The single repeating unit in a polymer is called a monomer. जैसे बहुत सारे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे बहुत छोटे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है, तो इनका जो एक मॉलिक्यूल है उसको कहते हैं मोनोमर, which means a single repeating unit in a polymer is known as a monomer. मोनो का itself मतलब होता है one. Now artificial polymers are made after studying natural fibers. जो artificial polymers होते हैं वो natural fibers को के पढ़ने के बाद बनते हैं. जैसे सेल्यूलस जो कि कॉटन बनाता है. सेल्यूलस क्या है? सेल्यूलस इज अ पॉलीमर कंटेनिंग ग्लूकोज एज द रिपीटिंग यूनिट. सेल्यूलस एक पॉलीमर ही है जो कि ग्लूकोज है, उसकी रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज है. जैसे एक पॉलीमर है तो उसकी सिंगल रिपीटिंग यूनिट है मोनोमर. तो इधर ही बस पॉलीमर और मोनोमर की जगह हम लोगों ने लिखा है सेल्यूलस इंस्टेड ऑफ पॉलीमर एंड ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ मोनोमर. पॉलीथीन इज़ द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल फाइबर. जो पॉलीथीन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन आर्टिफिशियल फाइबर है. हाँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, काफ़ी कॉमन है. ये लार्ज नंबर ऑफ एथीन से बना गया है. एथीन मॉलिक्यूल्स जो कि एक साथ जुड़ के एक लंबी सी चेन बना सकते हैं. एथीन, अब हम लोग ये ऐसे पहचान सकते हैं जो पॉलीथीन होता है वो थीन होता है वो कौन से मॉलिक्यूल से बनता है? एथीन मॉलिक्यूल से. अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स पे. Natural fibers obtained from plants or animals involve a lot of time for cultivation, patience for production, and even a lot of ethical problems about shaving the animal and killing the silk cocoons. जो natural fibers होते हैं वो plants से obtain होते हैं और animals से होते हैं, which means you can say plants and animals are the producers of natural fibers. तो
अब इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और उनके पास उनके साथ बहुत ज़्यादा एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जैसे शेविंग एन एनिमल और किलिंग द सिल्क ककून। और देखिए जब सिल्क ककून कैसे किल होता है, मतलब आई हैव हर्ड कि उसको बॉईल करा जाता है बहुत ही ज़्यादा खौलते हुए पानी में। तो बहुत लोग आई सीन कि अपने हाथ ऐसे डालते हैं, निचोड़ते हैं और रख देते हैं, सो विच कॉजेज़ देयर हैंड टू बर्न। और अगर वो लोग हाथ नहीं भी डालेंगे तो हो सकता है पानी उछल के उनके ऊपर आ सकता है, विच कैन कॉज द पर्सनस फेस, हैंड और एनी बॉडी पार्ट टू बर्न वेरी बैडली। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये, और उनमें से ये एक एथिकल कंसर्न ये हो गया। अब शेविंग एन एनिमल यू कैन से इट इज़ कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन। और जब वो लोग शेव कर रहे होते हैं तो उसका जो छोटा छोटा स्मॉल फर होता है वो आपके नोज़ के अंदर जाके आपके लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण हम लोग जिसके कारण जब शेव करते हैं तो जो इंसान शेव कर रहा है वो ग्लव्स पहनता है और मास्क लगाता है। यस, the alternative fibers which are produced in industries to replace the natural fibers are cost effective, easier to produce and have a better quality. The alternative fibers मतलब natural fibers का alternative मतलब opposite synthetic fiber है या artificial fiber भी कह सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करा जाता है, जो कि इंसान ने इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करा, लैबोरेटरीज़ में वो बना गया है ये। और ये किस लिए किया गया है? ताकि हम लोग नेचुरल फाइबर्स को रिप्लेस कर सकें। तो इसके अब कुछ प्रोज़ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना इसको आसान है, और सिंथेटिक फ़ाइबर की कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स इसकी बेटर क्वालिटी होती है। यस, एंड चीप भी होती है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फाइबर से चीप भी होता है ये, और प्रोड्यूस करना भी बहुत आसान होता है इसको कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। द सिल्क फैब्रिक इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड ग्रेट इन डिमांड। जो सिल्क फैब्रिक होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिल्क ककून्स, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और काफ़ी डिमांड में काफ़ी ग्रेट है, उसकी काफ़ी ग्रेट डिमांड है, मतलब बहुत सारे लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं। तो वी हैव अ सिंथेटिक फाइबर नेम्ड rayon, जो कि सिल्क को रिसेंबल करता है। rayon that resembles silk is not obtained from silkworm but from wood pulp, so it is much cheaper than silk। जो rayon होता है वो सिल्क की ही तरह होता है, लेकिन ये सिल्कवॉर्म से नहीं लिया जाता है, ये वुड पल्प से लिया जाता है, जो कि सिल्क से कहीं गुना सस्ता है। अब हम लोग rayon के बारे में और पढ़ते हैं। rayon is a synthetic fiber that is made by chemically treating its raw material cellulose। जो rayon है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, और कैसे ये बनता है? ये इसका एक नेचुरल रॉ मटेरियल होता है, उसका रॉ मटेरियल है सेल्यूलोस। तो सेल्यूलोस को हम लोग केमिकली ट्रीट करते हैं। अब जो सेल्यूलोस होता है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ rayon इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। अब सेल्यूलोस रेयन के सिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वुड पल्प से इसको लिया जाता है। द वुड पल्प इज़ डिज़ोल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जो वुड पल्प होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है टू फॉर्म अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड वेस्कस। अब क्यों ऐसा करा जाता है? ताकि एक स्टिकी लिक्विड बन जाए जिसको हम लोग कहते हैं वेस्कस। नाउ Viscous is then forced to pass through the tiny holes of the metal cylinder। अब जो वेस्कस होता है वो उसको एक मेटल सिलेंडर होता है, उसमें उसके टाइनी होल्स में उसे पास आउट करने का फोर्स करा जाता है, उसको पास करा जाता है, जो कि स्पिनरेट कहा जाता है, कि इनटू सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, जहाँ पे सिल्क लाइक थ्रेड्स फॉर्म होते हैं। सिंस rayon इज़ मेड फ्रॉम अ नेचुरल फाइबर cellulose is neither completely synthetic nor completely natural, hence it is semi-synthetic। semi-synthetic वो होता है जो कि या तो ये पूरा ना ही सिंथेटिक होता है ना ही पूरा नेचुरल होता है। ये यू कैन से 50-50 का रेशियो है, 50% सिंथेटिक और 50% नेचुरल है।
इसीलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। ये सेमी नेचुरल लेकिन नहीं कह सकते हैं इसको, बिकॉज दैट विल बी रॉन्ग। देयर इज़ नो सच थिंग एज सेमी नेचुरल, ओके, इट इज़ ओनली सेमी सिंथेटिक फाइबर. Now, chemically rayon resembles cotton, but its appearance is like that of silk, so it is called the artificial silk. Rayon is cheaper than silk and can be dyed in different colors. अब देखो, जो केमिकली जो रेयन है वो असल में तो कॉटन को रिसेंबल करता है, बट उसकी अपीयरेंस की वजह से वो सिल्क जैसा दिखता है, उसका टेक्सचर भी सिल्क जैसा होता है, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया गया है. अब नेचुरल सिल्क से रेयन बहुत ज़्यादा चीप होता है और दूसरे कलर्स में इसको डाई भी करा जा सकता है. मतलब अगर इसका कलर यू कैन सी इफ़ इट्स वाइट, तो हम लोग इसको पर्पल में कर सकते हैं, ऑरेंज में कर सकते हैं, येलो, पिंक, ग्रीन, कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर वी लाइक. अब आ जाते हैं रेयन की प्रॉपर्टीज़ पे. इट इज़ अ गुड अब्जॉर्बेंट, सो क्लोथ्स मेड ऑफ रेयन आर प्रेफर्ड इन समर ओवर अदर सिंथेटिक फाइबर्स. रेयन एक की काफ़ी अच्छी अब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है, इसकी एबिलिटी है, इसका मतलब होता है कि वो काफ़ी अच्छे से स्वेट को अब्जॉर्ब कर सकता है. तो rayon is mainly preferred in summer over the other synthetic fibers such as acrylic and nylon. It burns at a high temperature with the smell of burning paper without melting. It has a soft silky touch and drapes well. As I said कि इसका जो texture होता है वो soft होता है, silky होता है touch करने पे और अच्छे से drape करता है. It wrinkles easily and may stretch or shrink when washed. ये आसानी से रिंकल हो जाता है, इसके रिंकल्स पड़ जाते हैं, कुचड़ मुचड़ हो जाता है, और ये हो सकता है ये स्ट्रेच हो जाए या श्रिंक हो जाए जब इसको धोया जाए. Now we will see the uses of rayon. Rayon fibers are used in the apparel industry to make shirt, blouses, dresses, jackets, scarves, ties, hats and socks. which मतलब ये फैशन इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करा जाता है. क्या चीज़ बनाने के लिए? शर्ट बनाने के लिए, ब्लाउज़ बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए, जैकेट, स्कार्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फर्निशिंग्स, मतलब ये फर्निशिंग में भी काम आता है, जैसे बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स और कर्टन्स. It is used in making medical products such as band-aids and surgical dressings. Rayon is used in the tire industry to make the tire cord. अब हम लोग आते हैं नायलॉन पे. नायलॉन इज़ द फर्स्ट entirely synthetic fiber made in laboratory without any natural material. नायलॉन सबसे पहला ऐसा फाइबर है जो कि entirely synthetic है, एकदम कम्प्लीटली लैबोरेटरी में बना है, बिना किसी नेचुरल मटेरियल के. इट वॉज मेड इन ईयर 1931. ये 1931 में बना था. रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग नायलॉन आर नाउ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स. द वर्ड नायलॉन इज द एब्रिविएशन ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन, owing the fact that it was first developed in these places. Now, ये जो रॉ मटेरियल है नायलॉन का जो रॉ मटेरियल है अब पेट्रोकेमिकल से लिया जाता है. और ये जो वर्ड नायलॉन है, इट इज़ द एब्रिविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म है न्यूयॉर्क का NY एंड लंदन का LON, जिसका मतलब ये होता है, ये इसका फैक्ट है कि ये सबसे पहले इन दोनों जगहों पे डेवलप हुआ था. अब हम लगाते हैं नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ पे. नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट एंड लस्ट्रस. जो नायलॉन फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत इलास्टिक होते हैं और लाइट वेट, और लस्ट्रस मतलब शाइनिंग वाले होते हैं, ब्लिंग ब्लिंग. ओके. नायलॉन फाइबर्स absorb very little water, so clothes made of नायलॉन ड्राई क्विकली. अब जो नायलॉन फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम वाटर ऑब्जॉर्व करता है, जिसके कारण जो नायलॉन के क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी ही सूख जाते हैं. इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मॉथ्स और मोल्ड्स. ये मॉथ और मोल्ड
को अट्रैक्ट नहीं करता है कि आके उसे खा जाए। ये wrinkle रेजिस्टेंट है और वेयर रेजिस्टेंट है, मतलब ये गुचुड़ मुचुड़ रेजिस्टेंट है और वेयर रेजिस्टेंट भी है। इसके इट हैज़ अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, उसकी काफ़ी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ भी है। यूजेस, इट इज़ यूज टू मेक ब्रिसल्स इन टूथब्रश। जब हम लोग ब्रश करते हैं तो जो उसकी ब्रिसल्स होते हैं, जो उसके हेयर होते हैं, उनको जो ब्रिसल्स हैं वो नायलॉन के बनते हैं। ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स एंड ड्रेस मटेरियल्स। उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये ड्रेसेस बनाने के भी काम आता है और सॉक्स बनाने के भी काम आता है, उनके मटेरियल बनाने के काम आता है। ड्यू टू हाई टेंसिल स्ट्रेंथ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स एंड रोप्स। इसकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ की वजह से ये सीट बेल्ट बनाने के काम आती है और रोप्स भी बनाने के काम आती है। नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट्स, टेंट्स एंड स्लीपिंग बैग्स as it is lightweight and absorbs very little water। जो नायलॉन होता है वो पैराशूट बनाने का काम आता है, टेंट बनाने के काम आता है, स्लीपिंग बैग बनाने का काम आता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट होता है, ऑब्जॉर्ब होता है। अब पैराशूट इज़ इक्वल टू लाइट वेट होता है, तभी हम लोग प्लेन से कूद के उड़ने लगते हैं। और जो टेंट होते हैं ऑब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, तो अगर बारिश होगी तो आपके ऊपर तो आप भीगोगे नहीं। और स्लीपिंग बैग holds both the properties. Due to the wear resistant properties, it is used in making carpets and rucksacks। wear resistant property के कारण ये carpets बनाने के काम आता है और rucksacks भी बनाने के काम आता है। Now, polyester. Polyester is the most commonly used synthetic fiber. Polyester is often blended with other fibers. For example, it is blended with cotton to get polycot. It is blended with wool to make polywool, and it is crease resistant and easy to maintain. Properties. It is a very strong and crease resistant. ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और crease resistant है। ये water resistant भी है, जिसके कारण ये जल्दी सूख जाता है, मतलब आसानी से भीगता नहीं है और जल्दी से सूख जाता है। ये उसको धोना और पहनना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है। इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो अपने शेप को रिटेन कर सकती है। मीन्स इट इज़ नॉट लाइक रेयॉन, मतलब उधर लिखा था कि हम इट मे श्रिंक और स्ट्रेच व्हेन वॉश्ड, बट पॉलिस्टर हैज़ दिस एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप, मतलब वो अपनी शेप पे रहेगा। इट इज़ स्टेन रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल। ये स्टेन रेजिस्टेंट भी है और ड्यूरेबल भी है। इट इज़ ऑल्सो moth resistant. This I have written because it was important. Uses. It is mixed with natural fibers to make fabrics that are used to make suits, jackets, shirts, trousers, saris and other dress materials. ये नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करा जाता है ताकि एक ऐसा फैब्रिक बनाने के लिए जो कि सूट्स के लिए सूटेबल है, जैकेट्स, शर्ट्स, ट्राउज़र, साड़ीज़ और एक्सेट्रा। Is used in making water hoses for firefighting and conveyor belts, PET, polythene terephthalate, the plastic form of polyester, is used in making bottles, jars and utensils, and it is also used in making lightweight sails in sailing boats. Now we'll come to acrylic. Acrylic fibers are synthetic fibers made from a polymer called acrylonitrile. Yes, now it's fine. The properties of acrylic and wool are similar, but acrylic keeps the wearer comfortable even if the weather is not very cold. Now the properties. जो acrylic fibers जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि पॉलीमर एक पॉलीमर से बनते हैं जिसका नाम होता है एक्रिलोनिट्रियल। एक्रेलिक और वूल की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती हैं, बस ये डिफरेंस है कि एक्रेलिक जो वेयरर है, मतलब जो पहनने वाला है, उसको कंफर्टेबल रखता है, तब भी अगर वेदर उतना ज़्यादा ठंडा ना हो तब भी। फर्स्ट, नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्रेलिक, इट गिव्स द वार्मथ ऑफ वूल। ये वूल की वार्मथ देता है और इसकी काफ़ी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इट हैज़ अ
इलास्टिक एंड लाइट, इट इज़ इलास्टिक एंड लाइट वेट, काफ़ी इलास्टिक है और लाइट वेट भी है, अच्छी थर्मल स्टेबिलिटी है। नाउ अब ये एक डिसएडवांटेज मतलब एक कॉन आ गया कि एक्रेलिक श्रिंक्स व्हेन ट्रीटेड विद बॉइलिंग वाटर। मतलब जो एक्रेलिक होता है, कौन नहीं कह सकते हो, बस ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, जब एक्रेलिक पे जब आप बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर डालोगे, खौलता हुआ पानी, तब वो हो सकता है कि श्रिंक हो जाए, मतलब छोटा हो जाए। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉथ एंड इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट। ये घुचड़ो मुचड़ो इसमें भी नहीं होता है, और ये मॉथ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी नहीं करता है कि आओ मेरे को खा लो। अब आते हैं एक्रेलिक के यूजेस। इट इज़ यूज इन मेकिंग शॉल्स, स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स। ये शॉल्स बनाने के काम आता है, स्वेटर बनाने के और ब्लैंकेट्स बनाने के। और जो एक्रेलिक फाइबर्स होते हैं वो फर्निशिंग फैब्रिक्स बनाने के भी काम आता है और कारपेट बनाने के भी। ये स्लीप वेयर को बनाने में काम आता है, टाइट्स में, थर्मल वेयर्स एंड सॉक्स बनाने के भी काम आता है। एक्रेलिक फाइबर्स are used as lining for boots, gloves to give and to make artificial hair wigs. ये what do you call it? Acrylic fibers ये बूट्स की लाइनिंग के लिए भी यूज़ होता है, ग्लव्स के लिए भी, बूट्स और ग्लव्स की लाइनिंग के लिए यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल हेयर विग बनाने के भी काम आता है। स्पेंडेक्स। Now this is another fiber of synthetic fiber. Spandex. It is a synthetic polymer which was invented by Joseph Chivers at DuPont Benger Laboratory in Waynesboro, Virginia in 1958. ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि जोसेफ शिफर्स ने इन्वेंट करा था। कहाँ पे इन्वेंट करा था? वेनेसबोरो वर्जीनिया में इन्वेंट करा था इसने, एक लैबोरेटरी में ड्यूपॉइंट बेनगर लैबोरेटरी में। कब इन्वेंट करा था? 1958। Spandex is an acronym for the word expands. In textiles, synthetic fiber known generically as spandex is composed of at least 85 fibers. It is genetically spandex कंपोज के 85 सिंथेटिक फाइबर्स को कंपोज करता है ये। Such fibers are generally used for their high elastic properties. ऐसे फाइबर्स क्यों यूज़ करे जाते हैं? उनकी हाई इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। अब आ जाते हैं स्पैंडेक्स की प्रॉपर्टीज़ पे। स्पैंडेक्स फाइबर्स हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी बट हाई इलास्टिसिटी। जो स्पैंडेक्स फाइबर होते हैं उनकी काफ़ी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और डेंसिटी भी उनकी कम होती है, लेकिन इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्पैंडेक्स कैन बी आयरन सेफली एट द टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। जो स्पैंडेक्स होता है वो आराम से आयरन कर सकते हो। अगर सपोज़ आपके आयरन का टेम्परेचर 145 है या 149 है या 150 ही है, तो भी स्पैंडेक्स से बने हुए फाइबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन उससे ऊपर पहुंचोगे तो हाँ नुकसान कर सकता है। These fibers are resistant to weather, smoke, oil, perspiration and detergents. ये फाइबर है वो वेदर से रेजिस्टेंट है, स्मोक से, ऑयल से, परस्पिरेशन से हैं और डिटर्जेंट से हैं। अब आते हैं स्पैंडेक्स की यूजेस पे। ड्यू टू हाई इलास्टिसिटी, स्पैंडेक्स इज यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रेचेबल क्लोथ्स सच एज स्पोर्ट्सवेयर, एक्सरसाइज पैंट्स, ग्लव्स एंड साइकिलिंग शॉर्ट्स। हाई इलास्टिसिटी की वजह से जो स्पैंडेक्स होता है वो स्ट्रेचेबल क्लोथ्स बनाने का काम आता है, जैसे एक्सरसाइज ट्राउजर्स, स्पोर्ट्सवेयर, ग्लव्स और साइकिलिंग शॉर्ट्स भी बनाने के काम आता है, जस्ट बिकॉज उसकी हाई इलास्टिसिटी की वजह से। स्पैंडेक्स इज मिक्सड विद अदर फाइबर्स सच एज पॉलिस्टर, कॉटन टू मेक स्ट्रेच फैब्रिक सच एज डेनिम, lycra, which are used to manufacture skinny jeans, swimsuits and leggings. जो स्पैंडेक्स होता है वो दूसरे फाइबर्स के साथ मिक्स करा जाता है, जैसे पॉलिस्टर कॉटन के साथ, वुल के साथ मिक्स होता है, वैसे ही स्पैंडेक्स पॉलिस्टर के साथ मिक्स होता है और कॉटन के साथ भी मिक्स हो जाता है। क्या करने के लिए? स्ट्रेच फैब्रिक्स बनाने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल डेनिम और लाइक्रा, जो कि स्किनी जीन्स बनाने के काम आता है, स्विम सूट्स और लेगिंग्स बनाने के भी काम आता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो ज़्यादा वाटर अब्जॉर्व करते हैं कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स, विच मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई फास्टर. इनको सुखाना आसान है, बहुत जल्दी ये लोग सूख जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. रेजिस्टेंट टू अटैक फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड मॉथ. ये नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं जैसे कॉटन है, सिल्क है, वुल है, उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए, केयर भी चाहिए. क्यों? और इन जो इंसेक्ट्स और मॉथ्स होते हैं वो आसानी से अट्रैक्टेड हो जाते हैं और फैब्रिक को खा जाते हैं. ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स और मॉथ्स. और जहाँ की जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मॉथ और इन सब से मतलब मॉथ या इंसेक्ट सिंथेटिक फाइबर से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, नेचुरल फाइबर से होते हैं. रेजिस्टेंट टू श्रिंकेज. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं सच एज कॉटन, वूल, सिल्क shrink when washed with water. Hence these are not cleaned using water, soap or detergent. इन भाई साहब की अलग पूजा हो रही है ये नेचुरल फैब्रिक्स की. आई एम सीइंग बिकॉज नेचुरल फैब्रिक्स को सब चाहिए लेकिन सिंथेटिक से तब भी कम दे रहा है. एनीवेज, इनको ड्राई क्लीन होने की ज़रूरत है. ये ड्राई क्लीन से ही होंगे साफ़. जहाँ की हमारा इनोसेंट सिंथेटिक फाइबर वो सोप से, डिटर्जेंट से वॉश करा जा सकता है को बिना किसी प्रॉब्लम के. हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी ज़्यादा टेंसिल स्ट्रेंथ होती है और वो काफ़ी देर तक चलते भी हैं और सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स. अवेलेबिलिटी इन अट्रैक्टिव कलर्स. जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं जो कि जब धोते हो तो उनका कलर फेड नहीं होता है, उनका कलर वही रहता है जैसा है. कॉस्ट इफेक्टिव. सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज विद केमिकल्स एंड हेंस कैन बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल व्हिच मेक्स देम चीप. अब सिंथेटिक फाइबर्स कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं. क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करा जाता है केमिकल्स से जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. मतलब इफ़ नेचुरल फाइबर इज़ 1 देन सिंथेटिक फाइबर इज़ 5. 1:5 का रेशियो है बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. जो और इसी के कारण उस synthetic fibers are cheap compared to natural fibers. Now we're going to see the comparison between natural and synthetic fibers. Table 1.3 lists some difference between natural and synthetic. Comparison. Natural fibers obtained from plants and animals, whereas synthetic fibers prepared using chemicals. Natural fibers are less durable, whereas synthetic fibers are more durable. Moths and insects can easily attack clothes made from natural fibers, whereas synthetic fibers are resistant to moths and insects. Natural fibers absorb more water and take longer time to dry, whereas synthetic fiber absorbs less water and dry faster. Natural fibers may shrink when washed with water, whereas the synthetic fiber does not shrink when washed with water. Natural fibers get wrinkled easily, मतलब उनके साथ आसानी से घुचड़ मुचड़ हो जाता है, and they need ironing, whereas synthetic fibers are wrinkle resistant, मतलब उनके साथ घुचड़ मुचड़ नहीं होता है. Natural fibers are expensive and need high maintenance, whereas synthetic fibers are cheap and do not need any high maintenance. So that's all for today's video, guys. In the next part, I'm going to be explaining you about the advantages and disadvantages of synthetic fibers, and we're also going to be learning about plastics and
about plastics, properties of plastics, uses, plastic and environment, preventive measures, etc. We're going to be learning about this in the next class, and thank you so much for watching this video till the end. Hope it really helped you. And this was my first video in my channel, so if I have done any mistakes, please feel free to leave your feedback in the comment section below. And if you like the content, please do subscribe to my channel and hit that like button, and I'll be making more educational and academic videos for you without any problem. And make sure to give your feedback in the comment section below. And thank you so much for watching. Bye bye and Allah Hafiz.